गुड इवनिंग डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अब बात आती है एसबीआई पीओ मेंस के सेल्फ गिवन एनालिसिस की। इससे पहले मैंने एसबीआई पीओ मेंस का जो ग्लिचेस थे उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। तब मैं ड्राइव कर रहा था। अब घर पहुंच के मैंने अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश करके पूरी तरीके से यहाँ पे थोड़ा जो मैं करके आया हूँ अटैम्प्ट, उन क्वेश्चंस को रिकॉल करके यहाँ पे आपको मैं एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक एनालिसिस। और यहाँ पे अपने गुड अटेम्प्ट्स की भी बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे और ओवरऑल भी यहाँ पे अपने बात करेंगे, ठीक है। और एक्यूरेसी का क्या रहेगा वो भी अपने यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए उसका भी अपने वेटेज वगैरह के फॉर्म में वो पूरी की पूरी यहाँ पे बातें करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पे अपनी सारी बात करेंगे। और जो मैं सेफ अटेम्प्ट यहाँ पे बताऊंगा आपको एंड में, वो मैं आपको बताऊंगा जो वैकेंसीज आपकी हैं और जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंस को क्लियर करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। कोई आपको मतलब सिंपैथी की फॉर्म में नहीं बताऊंगा कि उससे कोई मतलब नहीं है। बात अपने जो सेल्फ अटेम्प्ट की बात है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि वैकेंसी 2000 नहीं है। क्योंकि मैंने अभी पीछे आईपीएस एसओ का जो एग्जाम दिया था उसका भी एनालिसिस किया था। कुछ लोग बोल रहे थे इतने अटेम्प्ट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। तो भाई देखो, जिनसे नहीं हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैं वैसे थोड़ी बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं वो वीडियो बना रहा हूँ उस अकॉर्डिंग कि भाई कितने अटेम्प्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं आपको। आपके अकॉर्डिंग थोड़ी बता सकता हूँ मैं, ठीक है। जो मतलब जिन बच्चों का नाम भी हो सिलेक्शन, उनके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। मतलब क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही अपने यहाँ पे जेन्युइन फॉर्म में यहाँ पे अपने बात करेंगे। अब थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मेरे से कनेक्टेड, वो पहले से जानते हैं। मैं कोचिंग में पढ़ाता हूं, जैसे आरजीबीसी एक कोचिंग अपनी, दो कोचिंग, एक पीएस क्लास है आरजीबीसी बैंक की है, प्रॉपर बैंक की, और पीएस क्लास है एसएससी रेलवे की, ठीक है। वहाँ पे दो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। प्रैक्टिस का जीरो टाइम है। इंग्लिश के लिए फिर भी बोल दो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ रीजनिंग में मेरी जीरो प्रैक्टिस है। तो मैं जो अटेम्प्ट करके आऊँ, कितने अटेम्प्ट करके आऊँ, उसके अकॉर्डिंग आप एक बार कंपेयर कर लेना, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि सेफ अटेम्प्ट आपके कितने होने चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की, क्योंकि ओपन वही हुआ था। पजल्स आई थी, वेरिएबल्स के था, 2 और मोर वेरिएबल्स थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मस्त बात थी ना वो ये थी कि ऑप्शन से सॉल्यूशन मिल रहा था। जैसे मैंने पजल की थी यहाँ पे, जो वेट वाली आपने देखी होगी, लाइट वेट, ये मैंने डेटा पूरा तैयार कर रखे हैं डायरी में। लाइट वेट मतलब हैवी वाला और लो वेट वाला, उस तरह के वेट वाला जो आती है ना पजल, वो वाली थी। और उसमें उन्होंने दे रखे थे कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग बीच में कितना गैप वगैरह है। तो यहाँ पे उन्होंने जो दे रखा था, यहाँ पे कई मतलब यहाँ पे कंडीशंस बन रही थी और वहाँ पे रुक भी गई थी अपनी पजल। मतलब प्रॉपर कंप्लीट हो गया डेटा, लेकिन अपनी पजल प्रॉपरली नहीं बनी। 2-3 पजल्स वहाँ पे, 2-3 कंडीशंस वहाँ पे बन रही थी। उसके बाद जब ऑप्शन से गए तो ऑप्शन उसको सोल्व करवा रहा था, और इसी टाइप की पजल्स थी। अगर बच्चों को दिक्कत हुई है तो इसी केस में दिक्कत हुई है। मेरी बनी थी पजल, बढ़िया बनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद में मैंने किया था डायरेक्शन कोडेड फॉर्म में, जो होता है ना, जैसे A@B, तो उसमें भी ये कंडीशन ऐसे थी कि 6 मीटर नॉर्थ और 6 मीटर साउथ। 6 मीटर नॉर्थ में है या फिर 6 मीटर साउथ में है, या दोनों में से एक था। तो दोनों तीनों चीज़ें लेकर चली पड़ रही थी। और नीचे कुछ पॉइंट दे रखे थे, जैसे W, D एंड Z, आई थिंक वो एक पैरेलल लाइन में आएंगे, मतलब एक लाइन में है सारे के सारे, इस तरीके से मतलब पॉइंट दे रखे थे। और उसके साउथ वेस्ट में एक ही बंदा है, एक ही पॉइंट है, इस तरीके से करके एलिमिनेट होकर लास्ट में पूरा बन गया था। तो ये भी मैंने कर लिया था। उसके बाद मशीन इनपुट दिया गया था, बड़ा शानदार था, वो मैंने नहीं किया था। डेटा सफिशिएंसी में आए हुए थे कि भाई कौन कौन से, वो होता ही है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज रिक्वायर्ड, बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इस तरीके से वो बराबर। लॉजिकल रीजनिंग मैंने कर दी थी, क्योंकि सेंस चमका हुआ है इंग्लिश के कारण, तो लॉजिकल रीजनिंग में इतनी दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे रीजनिंग में आए थे, पजल्स बड़ी आई हुई थी। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ ना आज एसबीआई पीओ मेंस के एग्जाम की, तो एक बड़ा ही शानदार पेपर था, बहुत ही शानदार पेपर था, यानी मजे आने वाला पेपर था। अगर आप प्यार से करते जा रहे हो, टाइम को ना देखो, अगर आप ऊपर टाइम को ना देखो और प्यार से करते जा रहे हो ना, तो क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे थे। अगर आप टाइम को देखकर चल रहे थे कि भाई रीजनिंग में टाइम जा रहा है, पजल बन नहीं रही, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था, मेंस का पेपर है, एसबीआई पीओ मेंस का है, तो दिक्कत हुई है आपको। मैंने कुछ भी टाइम नहीं देखा, मैं बिल्कुल प्यार से लगा पड़ा। देखो, मैं खुद के सब्जेक्ट इंग्लिश में भी बड़े प्यार से ही करके आया हूँ, ठीक है। नाप तोल के दिए हैं मैंने सारे के सारे। अब मैं बता दूं कितने अटेम्प्ट थे। अब रीजनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए यहाँ पे 16 अटेम्प्ट हुए, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वांट सेक्शन की, बड़ा ही प्यारा सेक्शन था, बहुत ही। सबसे ज्यादा है ना, मुझे लिटरली मैं आपको बोलूँ तो मुझे इंग्लिश से भी ज्यादा मजा आया था क्वांट में। वैसे तो सारों में मजा आया था, लेकिन क्वांट में ऐसे मजा आया था, बिल्कुल प्यार से देखो। देखो ना आप, जैसे DI था, बस एंड ट्रक वाला, अगर आप उसको है ना ऐसे देखो तो बहुत ही अजीब सा था। क्या था, अब देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे है ना, एक तो पाई चार्ट दे रखा था, एक ऐसे है ना ये वाला फ्लो चार्ट ऐसे दे रखा था, और नीचे एक टेबल दे रखी थी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दे रखी थी अप्रैल, मई और जून में। जैसे अप्रैल में 2x थे, मई में x थे, और जून में 2.4x थे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग का इतना था, परसेंटेज दे रखा था उन्होंने एक टाइप से, मतलब वैल्यू दे रखी थी, परसेंटेज भी नहीं था, पूरी वैल्यू दे रखी थी, मतलब किस तरीके से था। इधर जो उन्होंने फ्लो चार्ट दिया था लीनियर वाला, उसमें उन्होंने 2 दे दिया डेटा, एक बस वाला दे दिया डॉट 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 पे, और मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे दिया उन्होंने, ट्रक वाला दे दिया था। और उसमें उन्होंने बोला था सोल्ड का जो परसेंटेज बताया था आउट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड,
और नीचे टेबल थी उसमें बस के अनसोल्ड बता दिया। अब कैसे सोल्व करोगे, बस के जो अनसोल्ड थे उनको आप क्या करो, बस के अनसोल्ड वालों को वहां पे लोगे तो सोल्ड वाला ऊपर दिया हुआ था परसेंटेज, तो अनसोल्ड का परसेंटेज माइनस हो जाएगा टोटल में से, ठीक है, तो वो अनसोल्ड हो जाएंगे। अनसोल्ड का पूरा डेटा दिया हुआ था, जैसे 70 अनसोल्ड है अप्रैल में, इस तरीके से, तो वहां से सोल्ड निकल जाएगा। और सोल्ड का परसेंटेज दिया होता आउट ऑफ मैन्युफैक्चर में, तो वहां पे बस के मैन्युफैक्चर निकल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वहां पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग का वहां पे पता लग गया था। ऐसे ट्रक का दे रखा था, रेशियो वगैरह उसकी फॉर्म में दे रखा था, फिर वहां से उधर से मैन्युफैक्चरिंग से टोटल में लाकर आप ट्रक का निकालोगे, फिर ट्रक से वापस यहाँ डेटा पे आगे परसेंटेज में सोल्ड और अनसोल्ड निकालो, ऐसे करके पूरा डेटा क्लियर करके फिर स्टार्ट होता है अपना डीआई। बड़ा ही प्यारा डीआई था, बहुत ही प्यारा डीआई था, और उसके अंदर भी वेरिएबल पी परसेंट वगैरह ऐसे करके बहुत वेरिएबल दे रहे, मतलब बहुत ही मस्त था, बड़े मजे से आराम से हुआ था, मेरा पूरा अटेम्प्ट हो गया था, पूरा मस्त तरीके से हैंडल हो गया, क्योंकि मैंने टाइम को नहीं देखा। उधर कैसलेट था जिसमें ए प्लस बी जैसे यूनिट्स बेच रहे हैं यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 59 थी किसी आर्टिकल की, बी प्लस सी की 48 थी। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है ए और बी का, उन्होंने बोला कि ए जो है बी जो बी की 5 यूनिट्स पर 5 यूनिट्स पे ए 6 यूनिट्स सोल्ड कर रहा था, यहाँ पे बेच रहा था, ठीक है, और ए की 30 यूनिट्स पर 30 यूनिट्स पे 19 यूनिट्स ही सोल्ड कर रहा था। तो यहाँ से ना आप 5x 6x वहाँ पे ले लो, और इधर 30y और 90y ले लो, 19y ले लो, ठीक है, फिर 30y 6x के बराबर हो जाए, वहाँ से आप x की वैल्यू y में रख दो और पूरा सोल्ड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि टोटल इतना लॉस हुआ था, ये सोल्ड दिया तो मैन्युफैक्चरिंग अनसोल्ड निकालेगा। अनसोल्ड निकालने में उन्होंने बोला कि सी का जो है अनसोल्ड वैल्यू वो स्क्वायर रूट है किसका, ए और बी के मल्टीपल का, ठीक है, बहुत ही शानदार। तो तीनों 2 2 2 2 2 आए थे तीनों के तीनों, ठीक है, और कम से कम इन्होंने बोला कम से कम एक तो यहाँ पे क्या होगा आपका मतलब अनसोल्ड हो गई होगा हर किसी का। तो पहले आप क्या लोगे, 2 इंटू 2 क्यू 4, पहला स्क्वायर रूट 4 को ही लेते हैं अपने, तो 4 को लोगे ना तो वहीं पे ये डेटा मैच करोगे तो डेटा निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे गैप भी ज़्यादा नहीं था, ए प्लस बी और बी प्लस सी वाला नहीं था मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ से पूरा डेटा निकालो, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू आती है वहाँ से, एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे 125 आई थी, फिर वो मतलब वहाँ पे एक्स भी दिया हुआ था जिस तरीके से अपने एक्स ले रहे, मतलब ऐसे वैल्यू निकाल के फिर पी माइनस एक्स पता नहीं क्या क्या पूछा हुआ था, फिर 20 यूनिट्स 55 रुपीज़ है, इस तरीके से पूछ के टोटल लॉस दे दिया उसके अकॉर्डिंग, मतलब बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, मजे आने वाले क्वेश्चन थे, प्यार से करते जा रहे हो होते जा रहे थे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो क्वेश्चन बोले ना उसकी फीलिंग को समझो, वो जैसे बोलता जरा वैसे वैसे करते जाओ, चीजें क्लियर हो जाती जाएगी। उसके बाद एक सीरीज दे रखी थी n+1 का होल स्क्वायर 2n+1 ऐसे करके डिजिट दे रखी थी, 7th डिजिट आई थिंक उन्होंने पूछी थी, ठीक है, 6 उन्होंने दे रखी थी, और n को उन्होंने बोला था लोवेस्ट प्राइम नंबर बोल के उन्होंने यहाँ पे सोल्व करवाया था, बहुत ही प्यारा था ये क्वेश्चन। उसके बाद में एक और क्वेश्चन था बहुत ही शानदार, उसमें से था सीरीज ये थी कि फर्स्ट और 6th जो डिजिट है उस सीरीज की, मतलब जो नंबर है वो सेम है, फर्स्ट और 6th नंबर बोल रहा हूँ, डिजिट नहीं नंबर, सेकंड और 5th सेम है, और 3rd एंड 4th सेम है। फर्स्ट दे रखा था 2000 और 3rd क्या था 16,000 था। अब आपको वो सीरीज निकालनी थी, यानी आप 6 लिख लो वो, ठीक है, 2000 फर्स्ट पे रख दिया, लास्ट पे 6th पे क्या रख दिया आपने, 6th पे भी 2000 क्योंकि सेम है। उसके बाद 3rd और 4th पे 16,000 रख दिया, तो अपने आप निकल रहा था, यानी एक वो लग रहा था कैसे, पहले इंटू 4 फिर इंटू 2 फिर इंटू 1 हाफ हाफ और फिर इंटू हाफ फिर इंटू 1/4 ऐसे चल रहा था वो। और उसमें सेकंड जो नंबर डिवाइडेड बाई 4th नंबर का रेशियो उन्होंने पूछा था, 0.5 जो आ रहा था वो उन्होंने यहाँ पे पूछा था, तो बहुत ही प्यारा मतलब था। और भी बहुत सारे डीआई थे वेरिएबल वाले, कैसलेट था, कैसलेट मैंने आपको बता ही दिया, बढ़िया सोल्व हुआ था। एक और कैसलेट था 2020 21 22 का डेटा वगैरह दे रखा था, तो मेरे से देखो इतने ही सोल्व हुए थे। और यहाँ पे मैथ्स में अगर मैं बात करूँ क्वांट में मेरे यहाँ पे 10 क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है अपना इंग्लिश सेक्शन, अपना खुद का सेक्शन, बड़ा ही प्यारा सेक्शन था, मजा मुझे क्वांट में सोल्व करने में, लेकिन ये तो अलग ही लेवल पे बात कर रहा था। कैसे, एक तो पैराग्राफ दिया था इन्होंने, कंप्लीट वाला पैराग्राफ दिया था, ठीक है, मैं उसको कंप्लीटली नहीं कर पाया था, लेकिन पार्टेड पैराग्राफ वो नहीं हो पाया था, ये मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था, ठीक है, क्योंकि मैं पैटर्न पे पहले जाता हूँ, आपको पता है ये बात। तो पार्टेड पैराग्राफ था, पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 एक दूसरे को कनेक्ट करके पूछे गए थे क्वेश्चन, तो एक बार उसको मैंने छोड़ दिया था। कंप्लीट पैराग्राफ में ये था कोई सीरीज वगैरह लगाते हैं कि लोगों को पेन होता है, इसलिए वहाँ पे अब जो सीरीज वगैरह है उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लगवाते नहीं है, तो इन्होंने कैप्सूल बनाया था ताकि ब्लड सेल में चला जाए, वहाँ पे सीरीज की तरह काम करे, ऐसे करके पूछा था। लेकिन उसमें है ना एक क्वेश्चन जो था बड़ा ही प्यारा, एक तो हाईलाइटेड अंडरलाइन करके सेंटेंस दे रखा था, उसका मीनिंग पूछा था उन्होंने, और एक जो दे रखा था वो कॉलन दे रखा था, यानी यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम भर भर के कॉलन पूछे हैं, भर भर के कॉलन। तो उसमें उन्होंने क्या किया, पैराग्राफ में कॉलन डाला, वहाँ पे एक ऐसे था कि एक जो इंजेक्ट किया जाता है सीरीज को, उसको एक लूना जो लैंडर वगैरह उसकी फॉर्म में डाउनवर्ड फॉर्म में किया जाता है, और दूसरा उन्होंने बोला था सिलेंड्रिकल फॉर्म में साइड में किया जाता है, इस तरीके से। फिर वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, 3 कॉलन दे रखे थे, लूनार फॉर्म में इंजेक्टेड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, मतलब ABCDEF आगे GH जो भी है, जिस तरीके से उन्होंने दे रखा था, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है, मतलब 3 आपने दे रखे थे, तो उन्होंने DEJEAHF ऐसे करके दे रखे थे उन्होंने, मतलब तीनों को कनेक्ट करवा रहा था।
तो इस तरीके से उन्होंने दे रखा था, तो वो तो डायरेक्ट वहाँ से डेटा उठाकर वैसे करना था, वो भी बहुत प्यारा था। डाउनवर्ड, अपवर्ड, और एक इन्होंने दे रखा था वो साइड वे वाला, ठीक है। और उसमें जो भी दे रखा था किस तरीके से वो काम कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही थी। इनटू द स्टोमैक वगैरह ऐसे दे रखा था, इनटू द स्किन वगैरह ऐसे दे रखा था, वो भी बहुत प्यारा था। उसके बाद में यानी ये बहुत ही मजे ले रहा है आजकल पैराग्राफ में, मतलब शानदार पैटर्न डाला। कॉलन को इन्होंने कैसे कैसे डाला, एक तो पैराग्राफ में ऐसे डाल दिया था, दूसरा कनेक्टर की फॉर्म में कॉलन को दिया था, यानी कॉलन दे दिए, उनके बीच में एंड लगा दिया, टू लगा दिया, V1 लगा दिया, ऐसे करो, मतलब ऐसे कनेक्टर वैसे कनेक्टर नहीं, पार्ट ऑफ सेंटेंस उसको रख दिया, तो वो वैसे हो रहे थे। लेकिन वर्किंग है ना इंग्लिश की, वो बड़ी ही काम आ रही थी कि भाई मॉडल आ गया तो मॉडल को सब्जेक्ट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था। उसके बाद में कनेक्टर की बात आ गई, फिर ब्लैंक की बात आ गई। ब्लैंक की फॉर्म में दे रखा था, इन्होंने ब्लैंक दे दिए और वहाँ पे कॉलन दे दिए। अब पूछ रहा है कि कौन से कॉलन में कौन सा ब्लैंक आएगा, तो कॉलन को मैच कर रहा था, A B इनको आपस में मैच कर रहा था कि ब्लैंक को सेट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने डायरेक्ट भी दे दिए थे कॉलन के कुछ, फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट दिए थे, पैराजम्बल आया था, 7 थे वहाँ पे अरेंजमेंट, ठीक है। पैराजम्बल जो दिया था, और बड़ा ही प्यारा पैराजम्बल था, अपने आप कनेक्ट हो रहा। आर्कटिक जो आइस थी जो मेल्ट हो रही उसके ऊपर था, पहले उन्होंने आर्कटिक की आइस का बोल दिया, फिर उस पर एक स्टडी बता दी, स्टडी के अकॉर्डिंग बता दिया, फिर सी का बोल दिया, एक्सपोजर हो रहे हैं सी का, फिर दिस एक्सपोजर, उस एक्सपोजर के ऊपर बात ऐसे कनेक्ट कर रहा था पूरा, फिर अंटार्कटिका की बात कर दी इस तरीके से। उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, वो तो दे ही रखे थे, उसके साथ में उन्होंने दो जो थे, आई थिंक एक तो ए था, एक पता नहीं डी वाले में था, उन्होंने ए इसमें लास्ट आ रहा था जैसे, और ये जो जनरल बात थी आर्कटिक की स्टार्टिंग की थी वो पहला आ रहा था, मतलब बिल्कुल अपने आप कनेक्ट हो रहा था। तो जो दे रखा था उसमें उन्होंने क्या किया, फ्रेज को हाईलाइट कर रखा था कुछ, और वहां पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट क्या है, और वहां पे ऑप्शन दे रखा था पी था, पी क्यू दे रखे थे दो, ठीक है, और वहां पे STUV 4 दे रखे थे कि PQ का PS का हो रहा है, PT का हो रहा है, ऐसे करके रिप्लेसमेंट करके कौन सा सेट होगा, वो तो उसके मीनिंग से पता लग रहा था। मतलब फिर वहां पे कॉलन को क्या कर दिया, इन्होंने सेट दिया बीच में, शानदार। फ्रेज रिप्लेसमेंट डायरेक्ट भी आया था, डायरेक्ट वोकेब नहीं थी कोई भी, वोकेब का कोई इशू नहीं था, वर्किंग से प्रॉपर हो रहा था सारा का सारा, कि मॉडल चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, V1 चाहिए, इस तरीके से मतलब प्रॉपर जा रहा था। फिर आया था एरर डिटेक्शन, बड़ा ही प्यारा पैटर्न था। एरर डिटेक्शन जो थी ना, वो थी पैराग्राफ बेस्ट, यानी पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ को दे दिया तो वहाँ पे ए हाईलाइट कर दिया, मतलब ए लगा दिया सेंटेंस के आगे, फिर बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी ई लगा दिया। अब वो पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट है, जैसे ए एंड बी इनकरेक्ट, फिर लिख दिया ओनली डी इनकरेक्ट, फिर सी एंड ई इनकरेक्ट, फिर वो ओनली ई करेक्ट, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था, करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे घुमा रहा था सिस्टम को, बहुत ही प्यारा था। लेकिन वहाँ पे मोस्ट कन्फ्यूजिंग जो चीज़ थी, अगर बच्चे कन्फ्यूज हुए हैं तो मैंने तो उसको हैंडल कर लिया, तो उसमें ये था कि पैराग्राफ की 2 लाइनें या कुछ भी स्टार्ट कर रहा था, ऐसे नहीं बोला कि स्टार्टिंग लाइनें फिक्स है, और लास्ट में भी 1-2 लाइनों को छोड़ रहा था वो, और ABCD वगैरह जो बोल्ड फॉर्म में रखे थे ना, बीच में रखे थे। अब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि जो ए है वो पहले कंप्लीट होगी उस लाइन के लिए, आगे वाली लाइन के लिए, तो यहाँ पे ऊपर भी नहीं लिख रखा था कि आगे के लिए स्टार्टिंग में या एंडिंग में, कुछ भी नहीं लिख रखा। तो वहाँ पे कॉमन सेंस ये था कि फुल स्टॉप लगाने के बाद में ए दे रखा था, इसका मतलब क्या है, जो अगले वाली लाइन है उसके लिए, ना कि पिछले वाली। फुल स्टॉप के बाद में ए दे रखा था, फुल स्टॉप के बाद में बी दे रखा था। अब ये कॉमन सेंस था, अब यूज कर गया वो तो कर गया, अदरवाइज दूसरे में उल्टी एरर निकाल के आ गया होगा। तो ये ऐसे नहीं होता कि पेपर में आपको चीज़ें आती है नहीं आती है, उससे नहीं होता कि आती है तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो, उससे सिलेक्शन हो, सही इंप्लीमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए, ये चीज़ें वहाँ पे काम करती है, ठीक है। एरर का ये पूरा का पूरा था। आइडेंटिफिकेशन की मतलब यहाँ पे थी, मतलब पता नहीं लग रहा था ए पहले बाद में, और डायरेक्ट कनेक्टर भी यहाँ पे इन्होंने दे रखे थे, मतलब बड़ा ही प्यारा पेपर दिया गया था। और यहाँ पे इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए थे 32 अटेम्प्ट हुए, मैं बहुत प्यार से करके आया हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ आप लोगों को, बड़े ही प्यार से मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, ऐसे प्री में मैंने ऐसे ही किया था, बिल्कुल प्यार से अटेम्प्ट किया था। इंग्लिश में 33 अटेम्प्ट किए थे मैंने, मैं ज़्यादा नहीं भागता, मैं एक्यूरेसी पे काम करता हूँ कि मतलब एक्स्ट्रा, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, 6 मार्क्स मुझे एक्स्ट्रा मिले थे प्री में, ठीक है। तो ये जरूरी होती है चीज़, एक्यूरेसी। उसका GA की बात करें, अब देखो पढ़ा हुआ मैं बिल्कुल भी नहीं था, 0 पढ़ा हुआ था, मैं बिना प्रैक्टिस के जाता हूँ, क्योंकि मैं चेक करने जाता हूँ और मेरे क्लियर होते हैं, मैं डालता भी हूँ वीडियोज़ वगैरह, आपने देखी होगी, ठीक है। करंट अफेयर की बात करें, मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गया था। करंट अफेयर में एक तो जैसे क्वेश्चन मैंने कैसे, मैं सेंसिबल वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। एक था वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर नेशनल हाईवे लिखा हुआ था, तो वहाँ पे कौन सा नेशनल हाईवे पे था, तो एक तो इन्होंने दे रखा था अहमदाबाद से बड़ोदरा, वो मुझे रूट पता है, वहाँ पे कोई जंगल नहीं आता है बीच में, तो वाइल्ड लाइफ तो वहीं होगा जहाँ पे कोई जंगल है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दे रखा था एक अहमदाबाद मुंबई वाला दे रखा था, उसमें मुझे कोई जंगल दिखा नहीं, ठीक है। एक दिल्ली मेरठ वाला दे रखा था, दिल्ली मेरठ के बीच में कोई जंगल नहीं आता है। एक दिल्ली मुंबई दे रखा था। तो मैं ना क्या करता हूँ, जब ऐसे होता है कि क्या आएगा ये ना पता लगे, तो ये देख लो क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा उस पर काम कर लिया करो आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि दिल्ली और मुंबई की डिस्टेंस ज़्यादा, तो बीच में कोई ना कोई जंगल आएगा, और वैसे रणथंभौर आता भी है, तो मैंने वहाँ पे है ना वाइल्ड गेसिंग, मतलब वाइल्ड गेसिंग नहीं, सेंसिबल गेसिंग करके आया था मैं, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ इसमें। फिर एक G1 दे रखा था, एथेनॉल का जो यूज़ है पेट्रोल में जो यूज़ होता है उसके लिए है ना G1 दे रखा, तो N का इन्होंने N दे रखा था, तो निदेश दे रखा था इन्होंने, निषेध दे रखा था, बहुत सारा दे रखा था, और एक निर्वाण दे रखा था, निर्वाणा।
तो इन्होंने निर्वाण ही किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो शॉर्टेज है उसको सही करना है। तो एक टाइप से हिंदी अगर आपको आती हो, अब प्रॉपर इंग्लिश है, सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, हिंदी आती है तो आप इसको आराम से कर लोगे। तो मैंने निर्वाण था ना कि निर्वाण निकाला इन्होंने, जो शॉर्टेज है ना उसका, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको किया। तो वो मेरा निर्वाण वाला वहाँ पे मैंने सेट किया था, मैंने चेक भी किया है, अब सही है वो। उसके बाद MOU साइन किया था 5 ईयर्स के लिए। कुछ कंट्रीज दी थी जो इंडिया के साथ इतनी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन है भूटान और बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है, ये बात आपको भी पता है, बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो MOU भूटान के साथ वो साइन करेगा, इस तरीके से मैंने उसको सेट किया था। उसके बाद इन्होंने परवा दे रखा था, RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग परवा इन्होंने स्कीम्स लॉन्च की थी। वी में पूछा था, तो वो वेरिफिकेशन या वैलिडेशन जैसा था, इन दोनों में कन्फ्यूजन था और मैंने यहाँ पे वैलिडेशन किया था, ठीक है। और इंक ऑन चेक पूछा था, मैंने बैंक में SBI में काम किया है तो मुझे ये पता है। अब वहाँ पे कलर दे रखे थे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। अब एक कोई भी कलर मतलब मेंशन नहीं था, इस तरीके से उन्होंने दे रखा था, ठीक है। तो देखो ब्लैक और ब्लू में तो बहुत से चेक आए हुए हैं जिनको हमने पास किया है, तो मैंने बोला कि दोनों तो है ही, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है, साइंस यूज करोगे तो नो कलर वाला मैंने वहाँ पे टिक कर दिया। ऐसे डीफ अकाउंट का था। अब डीफ अकाउंट में एक तो इन्होंने कोई वो दे रखा ट्रांसफर, पता नहीं, ये मेरा देखो इतना नहीं है करंट अफेयर वाला, तो ऐसे ट्रांसफर था, टेलीग्राफिक ट्रांसफर था एक, आई थिंक एक वोस्ट्रो अकाउंट था। इन दोनों मुझे कन्फ्यूजन था, वोस्ट्रो जो विदेशी फॉरेन बैंक का होता है, तो मुझे कन्फ्यूजन, डीप में जाते ही नहीं जाते, जो फंड 10 ईयर तक यूज़ ना करते वो चले जाते हैं वो वाले, तो मुझे उसमें तो कन्फ्यूजन था। इसलिए ना मैंने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, एक टर्म डिपॉजिट था, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट था। तो डिपॉजिट पे तो होता ही होता है, तो दो में होता है, इसलिए मैंने ऑल ऑफ द अबव किया। तो मतलब इस तरीके से मैंने गैस किया था यहाँ पे सेंसिबल में, जो मैं हमेशा करता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेपर को किया था। और GA में मैंने पता नहीं कैसे कुछ ज़्यादा सेंस चमक गया था। अब वो चमकेगा बुझेगा वो रिजल्ट में पता लगे, मैंने 29 अटैम्प्ट कर दिए थे। ओवरऑल मैंने 87 अटैम्प्ट किए थे। तो रीजनिंग में मेरे 16 अटैम्प्ट हैं, और क्वांट में मेरे 10 अटैम्प्ट्स हैं, इंग्लिश में मेरे 32 अटैम्प्ट्स हैं, और करंट अफेयर में मैंने GA में जो है वो यहाँ पे मैंने अटैम्प्ट किए। जो मेरे अटैम्प्ट हैं वो यहाँ पे है मेरे 87 अटैम्प्ट मैंने यहाँ पे ओवरऑल किए। समझ आई बात। तो अब आप मेरे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कितने करने चाहिए थे। अब इंग्लिश में अगर मैंने 32 ज़्यादा किए हैं तो इंग्लिश वाले हाफ मार्क्स के हैं, तो वो इतनी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं आएगी, ठीक है, नंबर कम हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव की थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, इतनी लगे आता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में क्या था, ईमेल राइटिंग आई थी। ईमेल राइटिंग में आया था कोई कंपनी के CEO को आपने लिखना था, और सजेशन बॉक्स था, कंप्लेंट बॉक्स डिजिटल फॉर्म में, उसको इंप्लीमेंट करने की बात हुई थी, तो उस पर लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ईजी था, बढ़िया तरीके से वहाँ पे हो गया था। उसके बाद मैंने एक प्रेसी किया था, जो रिपोर्टर प्रेसी में से। तो प्रेसी में मैंने क्या किया, वहाँ पे दे रखी थी पूरी बातें, रूरल रोड्स की बात हो रखी थी, तो वो तो क्या उसको मिनिमाइज करना होता, मतलब समराइज करना होता, वो तो इजीली अपना समराइज हो गया था। फिर एक रिपोर्ट राइटिंग थी कि टारगेट है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, बैंक में टारगेट है, और यहाँ पे लोन वगैरह टारगेट पूरा करने के लिए आपका जो कलीग है, पीयर है, वो क्या कर रहा है, टारगेट पूरे करने के लिए स्पीड में लोन पास किए जरा, बिना डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हुए। और वैसे वो बंदा है ना हमेशा से ऑनेस्ट है, इस तरीके से उन्होंने बोला था। तो वो तो देखो बैंक में काम किया तो हमें पता है, जब टारगेट आता है, फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है मार्च एंडिंग में, तब कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से कर दिया था। तो कुल मिलाकर मैं आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर वे में, तो 80 to 90 अटैम्प्ट अगर आप करते हो तो आपके बहुत बड़ी अटैम्प्ट है। मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो 14 to 16 अटैम्प्ट, या अगर 20 तक जाते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर सिलेक्शन की फॉर्म में बात करूँ तो कम से कम 14 to 16 अटैम्प्ट आपके कम से कम होने चाहिए। रीजनिंग में 20, 22 या 25 तक आपके अटैम्प्ट बढ़िया होने चाहिए। एक में कम कर रहे हो तो दूसरे में आपको कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश में 25 अटैम्प्ट अपने यहाँ पे अच्छे अटैम्प्ट मानेंगे। और GA जिस लेवल का था मैं अगर मानूँ तो आराम से आप 25 to 30 अटैम्प्ट यहाँ पे कर सकते थे, अगर मैं जिस तरीके सेंसिबल में करके कुछ मैंने चेक भी किए हैं तो मेरे सही भी गए हैं, हो सकता है कुछ गलत भी जाएं, तो आप आराम से इतने अटैम्प्ट, ओवरऑल मैं बात करूँ 80-90 अटैम्प्ट आपके होने चाहिए। इंग्लिश में अगर आपके ज़्यादा अटैम्प्ट है, इनमें कम है, तो आपके 90+ अटैम्प्ट होने चाहिए। इंग्लिश में थोड़े कम है, रीजनिंग में थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट हैं, तो फिर आपके है ना, मतलब यहाँ पे बात करें तो 80-90 आपका काम चल जाएगा। तो आपने कौन से सेक्शन में कैसे अटैम्प्ट किया, मेन जो है मेजर वो इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में अगर आपने ज़्यादा अटैम्प्ट किया और मैथ रीजनिंग कम किया ना, तो वो गलत है। मैथ रीजनिंग मेरे यहाँ पे 16 and 10 26 हुए हैं, तो आपके कम से कम 35 के अराउंड आपके मैथ्स रीजनिंग, 35-40 के अराउंड आपके मैथ रीजनिंग अटैम्प्ट होनी चाहिए, तब जाके अपने बोलेंगे कि इतनी कम वैकेंसीज पे आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया, प्रॉपर एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। कट ऑफ वगैरह का सीन करें तो देखो कट ऑफ थोड़ी उसी लेवल की रहेगी पिछली बार जैसे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। अगर 2000 वैकेंसी होती है यहाँ पे, तो अपने बात करें कुल मिलाकर अपने बोले तो लगभग 4 गुना के राउंड कम वैकेंसी है। 2000 राउंड होती तो फिर तो बहुत कम जाती ऐसे पेपर के लेवल के साथ में, लेकिन कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर एनालिसिस था, उसके अकॉर्डिंग आप देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए, सेक्शन वाइज कितने अटैम्प्ट हुए और ओवरऑल कितने अटैम्प्ट हुए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।